खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार देखने को मिल रही है। 24 घंटे में कुल मौतें 3,498 हुई है। 24 घंटे में 3,86,452 नए केस सामने आए हैं। वहीं 2,97,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। देश भर में 31 लाख के पार जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या पहुंच चुकी है। तो बड़ा आंकड़ा जो है वो सामने आ रहा है, जहां पर देश में कोरोना की जो रफ्तार है वो बेकाबू हो चुकी है। यदि बीते 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में 3,498 मौतें हुई हैं। वहीं 24 घंटे में 3,86,452 नए केस भी कोरोना के सामने आए हैं। 2,97,000 से ज्यादा मरीज पूरे देश में रिकवर हुए हैं। देश भर में 31 लाख के पार एक्टिव केस पहुंच चुके हैं। कोरोना मामले पूरे देश भर में लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आज ही की बात करें तो रिकॉर्ड 3,86,000 केस पिछले 24 घंटे में पूरे देश भर से सामने आए हैं। अगर मौतों की बात करें तो 3,498 मौत पिछले एक दिन के अंदर पूरे देश भर से हुई हैं। लेकिन थोड़ी राहत की बात यह है कि 2,97,000 तकरीबन 3 लाख लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी पहुंचे हैं और तकरीबन 19 लाख के आसपास एक दिन के अंदर टेस्ट हुए हैं, जिससे लगातार लोगों का जो आंकड़ा है टेस्टिंग का वो बढ़ रहा है, जिससे लोग टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है प्रधानमंत्री का, उस पर लगातार ध्यान देंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। वैक्सीनेशन की बात करें तो 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। ये अपने आप में एक राहत देने वाली खबर है। कल से नया वैक्सीन अभियान शुरू होगा और इस पर लगातार जो है जो 18 साल से कम ज़्यादा के जो लोग हैं उनको वैक्सीन मिलेगी, जिससे जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाएगा उतने ही ज़्यादा कोरोना से बचाव निश्चित हो पाएगा। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। मई में आएगी स्पुतनिक वी वैक्सीन की खेप। मई के शुरुआत में आएगी 1.5 से 2 लाख डोज। भारतीय राजदूत वेंकटेश वर्मा का यह बयान सामने आया है। 30 लाख डोज मई में उपलब्ध होगी, वहीं 50 लाख डोज जून में उपलब्ध हो पाएगी। इसके बाद 1 करोड़ डोज उपलब्ध होगी। भारत और रूस के बीच हवाई यात्रा पर पाबंदी नहीं लगेगी। तो ये बड़ी बात सामने आई है, जहां पर स्पुतनिक की जो वी वैक्सीन है उसकी खेप मई में आ जाएगी। मई के शुरुआत में करीब 1.5 से 2 लाख खेप यानी कि डोज जो है वो यहां पर आएगी। भारतीय राजदूत वेंकटेश वर्मा का ये बयान सामने आया है। इसके अलावा 30 लाख डोज जो है वो मई में उपलब्ध हो पाएगी, 50 लाख डोज जून में उपलब्ध होगी। इसके बाद 1 करोड़ डोज जो है स्पुतनिक वी वैक्सीन की वो उपलब्ध हो पाएगी। भारत और रूस के बीच हवाई यात्रा पर भी कोई पाबंदी नहीं लगेगी। कोरोना मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर आवंटन का जो मामला है उसको लेकर ही सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने मामले में मौखिक निर्देश भी दिए हैं। राजस्थान के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, यह हाईकोर्ट ने कहा है। सरप्लस ऑक्सीजन वाले राज्यों से बात की जाए, जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट खुद भी बात कर सकता है। तो ये बड़ा जो मामला है वो सामने आया है, जहां पर रेमडेसिविर और ऑक्सीजन का जो मामला है आवंटन का, उसमें हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर मौखिक निर्देश भी दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि राजस्थान के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, सरप्लस ऑक्सीजन जिन भी राज्यों में है उनसे बात की जाए। और इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी बड़ा कहा है कि जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट खुद भी इस पूरे मामले में बात कर सकता है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर कहा है कि राजस्थान के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, सरप्लस ऑक्सीजन वाले राज्यों से बात की जाए और जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट खुद भी बात कर सकता है।
अब बात कोरोना को लेकर मोदी कैबिनेट की बैठक की। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। कोरोना के हालात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा करेंगे। दूसरी लहर के बाद कैबिनेट की ये पहली बैठक है। बैठक में कोरोना पर कई बड़े फैसले होने की संभावना है। तो आपको बताएं कि कोरोना को लेकर मोदी कैबिनेट की जो बैठक है वो कुछ देर में शुरू हो जाएगी और इस पूरी बैठक के अंदर कोरोना के हालात की प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा करेंगे। दूसरी लहर के बाद कैबिनेट की ये पहली बैठक है। बैठक में कोरोना पर कई बड़े फैसले हो सकते हैं। सवाई माधोपुर जिले में शायद ही कोई घर कोरोना संक्रमण से अछूता बचा हो। ऐसे में नगर परिषद ने हर गली मोहल्ले को सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया है। हमारे संवाददाता गिराज शर्मा ने जायजा लिया। संक्रमण बेहद तेज गति के साथ फैल रहा है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले में विभिन्न विभाग अपने अपने स्तर पर कोरोना से बचाव रखने के लिए विशेष रूप से जतन भी कर रहे हैं। नगर परिषद के द्वारा भी सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की विभिन्न कॉलोनियों में सैनिटाइज किया जा रहा है। आप मेरे साथ में देख सकते हैं, हम इस वक्त सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की सीमेंट फैक्ट्री पर यहाँ पर हैं, जहाँ पर नगर परिषद के द्वारा हाइपोक्लोराइड सोडियम का छिड़काव किया जा रहा है। घरों को सैनिटाइज किया जा रहा है, दुकानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं हाइपोक्लोराइड सोडियम का छिड़काव करने के साथ ही लोगों को साथ ही साथ ये संदेश भी दिया जा रहा है कि वे कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से दूर रहें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। नगर परिषद आयुक्त रविंद्र यादव के सख्त रूप से नगर परिषद के कार्मिकों को ये निर्देशित किया गया है कि वे सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की सभी कॉलोनी में सैनिटाइज करें, हाइपोक्लोराइड सोडियम का छिड़काव करें, ताकि कोरोना संक्रमण से अधिक लोगों को बचाया जा सके। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन की तीसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी गई है। हालांकि तीसरे चरण में 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन कब लगेगी अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में भीड़ बढ़ने को लेकर अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर अलग अलग उम्र के हिसाब से ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी को वैक्सीन लगाई जा सके। जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। वर्तमान में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन आगामी दिनों में यह वैक्सीन 18 से ऊपर की उम्र के लोगों को भी लगाई जाएगी। ऐसे में युवाओं का जब नंबर आएगा तो निश्चित रूप से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भारी भीड़ उमड़ेगी। इसी को देखते हुए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, अलग अलग बूथ बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों की भीड़ नहीं हो और जो युवा हैं जो वैक्सीन लगवाने आएंगे वो जल्दी से जल्दी उनको वैक्सीन लगाई जा सके और उनको काफ़ी देर यहाँ पर इंतजार नहीं करना पड़े। ऐसे में व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर है इसमें 45 से ऊपर के उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सेंटर प्रभारी है हमारे साथ। मैडम, क्या व्यवस्था है, क्योंकि आगामी दिनों में बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन के लिए आएंगे? हाँ, जिस तरह से जागरूकता देखी जा रही है लोगों में, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। उसके लिए हम पहले से ही तैयारी कर रही है ताकि किसी भी लोग को वापस बिना वैक्सीनेशन के ना भेजा जा सके और उन्हें कोई परेशानी ना हो। पालना में दौसा जिला अस्पताल में भी जो अलग अलग बूथ बनाए जा रहे हैं, जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, और पूरी तैयारी की जा रही है ताकि जब भी आगामी महीने में लगने की संभावना है, ऐसे में मई के महीने में जो शुरुआत होने जा रही है उसी को देखते हुए ये तैयारी की जा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। जब से कोरोना की आहट हुई है तब से ना कोई छुट्टी न साप्ताहिक अवकाश। 1.5 साल से केवल एक ही काम, एक ही ध्येय, किस तरह लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। हम बात कर रहे हैं सीकर के स्वास्थ्य विभाग के वॉर रूम में काम करने वाले 3 कोरोना योद्धाओं की। ये तीनों लोग वो हैं जो दिन रात केवल इसलिए काम में जुटे हैं कि किसी भी तरह लोगों को इस महामारी के प्रकोप से बचाया जा सके और जानलेवा वायरस को शिकस्त दी जा सके। कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के लिए प्रदेश का चिकित्सा महकमा हो या फिर पुलिस महकमा हो या अन्य सभी भी विभाग अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिशों में जुटे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से आप इस काम में जुटे हो, कितने समय से आप लग रहे हो और क्या? सर, पिछले 2 साल से ये चल रहा है कोविड का, तो अभी क्या है कि सर स्थिति थोड़ी विकट होती जा रही है और केसेस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और सैंपल की पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ती जा रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रयास हो सके हम लोगों को समय पे दवा और उनका हॉस्पिटलाइजेशन समय पे सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है हमारे द्वारा।
और उनके केसेस का जो है, जो हाई रिस्क वाले पर्सन हैं और जो जिनको पहले से कोई कोमॉर्बिडी है या पहले से कोई बीमारी है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन में तुरंत पहुंचाने का प्रयास रहता है हमारा। उनको प्रायोरिटी पे रहता है ताकि उनको समय पे उपचार सुविधा उपलब्ध हो जाए। सर इसमें ये रहता है कि जैसे हमारे पास लिस्ट आती है तो लिस्ट का हमें अपडेट करना होता है। लिस्ट आती है, वो पहले कम आती थी, जैसे 100 केसेस आ रहे थे, अब 800 केसेस हो गए हैं, तो इसकी वजह से कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हर केसेस का उसको जैसे ब्लॉक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन करना और उन केसेस को अलग अलग ब्लॉक वाइज अलग करना, फिर बाद में उनकी ब्लॉक लेवल से अलग अलग उनकी हिस्ट्री लेना और उनमें से जो ज़्यादा बीमार पर्सन हैं जिनको हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता है और उनको दवा की ज़रूरत है, उनको प्रायोरिटी पे लेके दवा पहुंचाना और फिर बाद में उन केसेस का पूरा अपडेट करना। जैसे कुछ केसेस अन्य ज़िले के भी काफ़ी सैम्पलिंग हो रही है, जैसे झुंझुनू, नागौर, इनके केसेस भी काफ़ी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो उनकी संबंधित को सूचना भी देनी होती है। तो वो कार्य हम करते हैं सर। और उन केसेस को कोशिश ये रहती है कि टाइम पे उनको दवा और उनका होम आइसोलेशन और उनका जो भी उनको जैसे उपचार सुविधा है, जैसे किसी पेशेंट की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी है तो उसको उसके संबंधित चिकित्सा अधिकारी को सूचना देना कि भाई इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो इनको हॉस्पिटल की आवश्यकता है। सुबह मतलब 9 बजे पहुंच जाते हैं, रात का कोई टाइम नहीं है, जब तक रिपोर्ट अपडेट नहीं होती है तब तक रहते हैं। अभी जैसे 100 केस आ रहे थे, अब 800-900 केस आ रहे हैं, तो इस टाइम फिर जितना आ रहे हैं उतना बढ़ रहा है आपका काम? जी बिल्कुल बढ़ रहा है सर। तो अभी कुछ है, अभी भी मंशा है कि लगातार इसी तरह करते रहेंगे जब तक ये चलेगा? जब तक चलेगा तो पूरी प्रयास करेंगे तो पूरा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा। वडोदरा में फिर से वायरस का महाविस्फोट हुआ है। एक दिन में रिकॉर्ड 158 लोगों ने दम तोड़ा है। एक दिन में 17,269 लोग संक्रमित हुए हैं। जयपुर में 32, जोधपुर में 30 मौतें हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 3,602 केस सामने आए हैं। 10,964 मरीज रिकवर हुए हैं। वडोदरा में एक्टिव केसेस 1,70,000 के पार पहुंच चुके हैं। तो जो आंकड़ा है वो ये लगातार सामने आ रहा है कि कोरोना का जो महाविस्फोट है वो यहाँ पर हुआ है। एक दिन में रिकॉर्ड 158 लोगों ने वडोदरा के अंदर यानी कि राजस्थान में दम तोड़ दिया है कोविड के चलते। इसके अलावा एक दिन में 17,269 लोग संक्रमित कोविड से हुए हैं। जयपुर में 32 और जोधपुर में 30 मौतें कोविड के चलते हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 3,602 केस सामने आए हैं। वहीं बात यदि रिकवर हुए मरीजों की जाए तो 10,964 मरीज रिकवर कोविड से हुए हैं। वडोदरा में एक्टिव केसेस 1,70,000 के पार पहुंच चुके हैं। और 24 घंटे में जिलेवार कोरोना का हाल जान लेते हैं। जयपुर में 3,602, जोधपुर में 2,036, उदयपुर में 1,105, अलवर में 1,101, सीकर में 849, बीकानेर में 801, पाली में 702, कोटा में 701, अजमेर में 523 और भीलवाड़ा में 518 केस सामने आए हैं। पिछले 5 दिन की हालातों पर यदि नजर डालें तो वो ये है। पिछले 5 दिन में 82,218 केस सामने आए हैं। 557 मौतें बीते 5 दिनों में हुई है। 25 अप्रैल को 15, 809 केस सामने आए हैं, 74 मौतें हुई। 26 अप्रैल को 16,438 केस सामने आए और 84 मौतें हुई। 27 अप्रैल की बात करें तो 16,089 केस सामने आए हैं और 121 मौतें हुई हैं। 28 अप्रैल को बात करें तो 16,613 केस सामने आए और 120 मौतें कोविड से हुई। 29 अप्रैल के आंकड़े की बात करें तो 17,269 केस सामने आए हैं और 158 मौतें कोविड के चलते हुई है। और हमारे साथ 2 हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से लाइव हैं और इसके अलावा अशोक शर्मा श्री गंगानगर से लाइव हैं। उन दोनों से बात करेंगे और जिस तरीके से कोरोना पैर पसार रहा है उसको लेकर चर्चा करेंगे, उनकी जिलों के हाल जानेंगे। अब सबसे पहले चलते हैं चंद्रशेखर व्यास के पास जोधपुर। चंद्रशेखर, जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में भी जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और काफी चौंकाने वाला है। क्या कुछ स्थिति प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है? प्रशासन क्या तैयारियां कर रहा है और लोग कितने जागरूक फिलहाल दिखाई दे रहे हैं?
देखिए दीपक, बात करें जोधपुर शहर की तो 2036 जो है पॉजिटिव मरीज पाए गए। इसके अलावा 30 लोगों की मौत हुई है। लगातार मौत का आंकड़ा जो है डराने वाला है। जोधपुर शहर के अस्पतालों की बात करें तो सभी अस्पतालों में 9 बेड की स्थिति है। मथुरादास माथुर अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल और एम्स अस्पताल में जगह नहीं है। एक बार फिर कहीं ना कहीं थोड़ी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली। और जोधपुर जिले की बात करें तो जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब कोरोना लगातार पैर फंसाल रहा है और वहाँ पे जो है लोगों की मौतें होना शुरू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है इतनी चिकित्सा सुविधाओं का जो वहाँ पर अभाव है, वहाँ पे इतनी चिकित्सा सुविधाएं नहीं है। आप जोधपुर के हाल देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो ट्रैफिक नज़र आ रहा है, तो जोधपुर के लोगों की जो जागरूकता है वो स्पष्ट नज़र आ रही है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि लगातार जो है गाड़ियाँ सड़क पर दौड़ती नज़र आती है। इसके अलावा जो यहाँ के पेंटर्स हैं, उन्होंने जागरूकता लाने के लिए यहाँ पे जो सड़कों पर जो है विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स बनाई है ताकि लोगों में जागरूकता है। इस कुल मिला के लोगों में जागरूकता कहीं ना कहीं कमी है। कुछ सामान्य लोग हैं जिनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम शंभू सिंह मेड़तिया है। कैसा लग रहा है आपको जोधपुर शहर में अभी अनुशासन दिख रहा है? जितनी तरह की भयंकर महामारी है, जिस तरह लोग खत्म हो रहे हैं, इस तरह की अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं है। पब्लिक बहुत ज़्यादा घूम रही है। हम इन पब्लिक को ये समझाएं, इस महामारी को देखते हुए सख्त मास्क लगाएं, सैनिटाइज उपयोग करें और जरूरी काम हो तो ही घर से जावे। ये 1 महीने का काम है, 1 महीना बीमारी खत्म हो जाएगी तो वापस हम बाहर आ जाएंगे। सरकार को मजबूर नहीं होना पड़े सख्त लॉकडाउन के। कुल मिला के 1 महीना का काम लोगों को लगता है कि 1 महीना का काम है, लेकिन लोग जो है घरों से बाहर निरंतर निकल रहे हैं और लोगों में जो है जागरूकता की कमी स्पष्ट नजर आ रही है। लोग हालांकि मास्क लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन घरों से बाहर निकलना बंद नहीं किया गया है। इसके अलावा जोधपुर शहर में जो है कालाबाजारी चरम पर है। विभिन्न प्रकार के जो गुटखे के व्यापारी है, शराब के व्यापारी है, कालाबाजारी करते नजर आ रहे हैं और लोगों में जो है लगातार कोरोना संक्रमण फैल रहा है, लेकिन इसका कोई जो है रोकने का तरीका जो है कई कारगर साबित होता नजर नहीं आ रहा है। जी दीपक। चलिए चंद्रशेखर, आप बने रहिए। अब सीधे आपको गंगानगर लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी अशोक शर्मा के पास। अशोक, अभी चंद्रशेखर जो तस्वीरें दिखा रहे थे काफी चौंकाने वाली है। 11 बजे के बाद का वक्त है, लेकिन लोग किस तरीके से सड़कों पर सरपट दौड़ रहे हैं, साफ तौर पर नजर आता है कि अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन अनुशासन लोगों में नहीं है। यदि बात गंगानगर की तरह, तो वहां पर क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है? देखिए दीपक जी, श्री गंगानगर की तस्वीर भी जोधपुर से लगभग अलग नहीं है। लगभग जन अनुशासन पखवाड़े में जो अनुशासन की उम्मीद श्री गंगानगर वासियों की रही थी, वो देखने को नहीं मिल रहा है। पखवाड़े के तहत कोरोना प्रोटोकॉल की ईमानदारी से पालना करवाई जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी श्री गंगानगर ईमानदारी से पालना करवाई जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी श्री गंगानगर वासी, खासतौर से जो व्यापारी तबका है, वो जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान दुकानें खोल रहे हैं अनाधिकृत रूप से और दुकानों के मतलब बंद शटर के अंदर जो दुकानदारी की जा रही है, ये थोड़ा सा गलत नज़ारा है। मैं आपको यदि श्री गंगानगर जिला मुख्यालय का नज़ारा दिखाऊं, हालांकि 11:15 बजे का वक्त है। इस समय 6 से 11 बजे तक का जो टाइमिंग था वो पूरा हो चुका है, लेकिन अब ये जो थोड़ा सा रश जो आपको दिखाई दे रहा है ट्रैफिक पर, ये वो दुकानदार हैं, ये वो लोग हैं जो अभी इस समय वापस लौट रहे हैं। दुकानों की यदि बात की जाए तो 80 से 90% बाजार बंद हो चुका है और जिन बाजारों को अभी बंद होना बाकी रह गया, उसके लिए पुलिस प्रशासन की टीम लगातार सक्रिय है और दुकानों को बंद करवा रही है। लेकिन सबसे खास चौंकाने की बात जो दीपक जी सामने आ रही है, श्री गंगानगर से हम लगातार नोटिस कर रहे हैं कि बंद दुकानों के पीछे लगातार दुकानदारी हो रही है। 6 से 11 बजे के बीच जो ढिलाई दी गई है जन प्रशासन जिले वासियों को, इसका फायदा व्यापारी तबका भी उठा रहा है। जिन्हें दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, वे भी गैर अनाधिकृत तरीके से दुकान खोल रहे हैं और दुकानों के पीछे 10-10, 15-15 ग्राहकों को अंदर बैठाकर वो लगातार व्यापार करने में जुटे हुए हैं, चाहे रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान हो, चाहे ज्वेलरी शॉप हो, मोबाइल स्टोर्स हो। चूंकि शादी का सीजन है तो लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं, उनको अनावश्यक रूप से सड़कों पे आना पड़ रहा है। हालांकि इस सब चीज़ों के लिए लगातार पुलिस प्रशासन एक्टिव हो रहा है, लेकिन लग रहा है कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है ये कम साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से लोग जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो ये तो तय है कि जब तक श्री गंगानगर जिले वासी प्रशासन को सहयोग नहीं कर पाएंगे कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने में, तब तक जिला प्रशासन के लिए भी ये बड़ा मुश्किल टास्क रहेगा कि किस तरह से वो जन अनुशासन पखवाड़े की पालना करवाएं। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जन अनुशासन पखवाड़े के लगभग 10 रोज हो चुके हैं। जी चलिए अशोक, आप भी नजर बनाए रखिएगा और चंद्रशेखर आप भी नजर बनाए रखिएगा। अभी दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे दोनों सहयोगी इस तरीके से जो तस्वीरें बता रहे थे, चाहे वो जोधपुर की हो या गंगानगर की हो, तमाम जो ऐसी तस्वीरें पूरे राजस्थान में देखने को मिल रही है। लोग खुद अनुशासित नजर नहीं आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में सोली सोराब जी का निधन हुआ है। कोरोना से सोली सोराब जी का निधन हुआ है। तो आपको बताएं कि कोरोना का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है और पूर्व अटॉर्नी जनरल
सोली सोराब जी का निधन इस कोरोना के चलते हो गया है। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। पूर्व अटॉर्नी जनरल है सोली सोराब जी, और कोरोना के चलते उनका जो निधन है वो हुआ है। शहर शहर ऑक्सीजन की किल्लत की खबर के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की लूट की खबर चौंकाने वाली है, लेकिन इस लूट को अंजाम किसी लुटेरे ने नहीं दिया, बल्कि इस लूट में शामिल थे मरीजों के परिजन। हालांकि आप चाहें तो इस लूट को जान बचाने की कोशिश भी कह सकते हैं। दरअसल चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन होने के बावजूद ऑक्सीजन खत्म होने की अफवाह फैली और देखते ही देखते ऑक्सीजन सिलेंडर्स की लूट शुरू हो गई। चिकित्सा कर्मियों को डराया धमकाया जाने लगा। करीब 1 घंटे तक अराजकता का माहौल रहा। परिजन करीब 65 ऑक्सीजन सिलेंडर्स को जबरन उठा ले गए, जिनमें से 40 खराब कर दिए गए। दरअसल किसी शरारती तत्व ने अफवाह उड़ा दी कि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है और सभी मरीजों को एम्बुलेंस से बीकानेर शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू किया। इस संबंध में राजकीय भरतीय अस्पताल ने कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया है। कि किसी ने अचानक अफवाह फैला दी कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है, ऑक्सीजन खत्म हो रही है और पेशेंट को बीकानेर भेजा जा रहा है। तो उन्होंने जो उपलब्ध ऑक्सीजन के सिलेंडर का स्टॉक पड़ा था हमारे पास, जिसकी संख्या 65 थी, उसमें से 30, 40, 50 लोगों ने 1-2 लोग आए, उनके मरीज की परिजन, और वो सिलेंडर वहाँ से उठा के अपने बेड के पास चिपका के ले गए। और उन पुराने सिलेंडर पर जो मरीज थे उनमें थोड़ी बहुत ऑक्सीजन थी ना, उनको हटा के उनको डिस्पोज कर दिया। कोटा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ऑक्सीजन की किल्लत अब लोगों को रुलाने लगी है। डीसीएम इलाके में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर देर रात तक मरीजों के परिजनों की भीड़ देखी जा सकती है। लंबे इंतजार के बाद भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स उपलब्ध नहीं होने से कई बार परिजन रोने बिलखने लग जाते हैं। गौरतलब है कि कोटा में करीब 350 से ज्यादा कोरोना मरीज घर पर ही इलाज करवा रहे हैं। परिजन प्लांट से खुद ही ऑपरेशन सिलेंडर भरवा कर ले जाकर उन्हें ऑक्सीजन की संजीवनी दे रहे हैं। एक सिलेंडर भरवाने के लिए औपचारिकता पूरी करने में ही घंटों लग जाते हैं। सिलेंडर नहीं मिल रहा, मेरे सर कह के वहाँ मेडिकल कॉलेज ले जाओ, वहाँ पर ले गया, वहाँ पर कहे सिलेंडर नहीं है, तुम घर ले जाओ। घर से फिर मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज से लिखा के ले आया, यहाँ पर यहाँ भी नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्या कह रहे हैं, हमसे तो कह रहे हैं जिम साहब के पास, उनसे लिखवा के लेकर आओ, उनसे बात कराओ या उनसे संपर्क कराओ। मौसी बीमार है। अच्छा, मेडिकल कॉलेज में लिखवा के लेकर आया डॉक्टर से, फिर भी आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा। सुबह 8 से 8 टाइम दे रहा है, कौन सा टाइम है क्या? अब वो खबर जो आपको शर्मसार कर देगी जब आप जानेंगे कि आपदा काल में आपके शहर में शमशान के दलाल मौजूद हैं। ऐसे हैवान जो संकट काल में ही मदद की जगह लोगों से लूट खसोट कर रहे हैं, अंतिम संस्कार के लिए भी रिश्वत मांग रहे हैं। संकट काल में मानवता को शर्मसार करने वाली ये खबर है उदयपुर से। उदयपुर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए भी दलाल सक्रिय हैं। शवदाह गृह में मृतक के परिजनों से संक्रमित बॉडी को गाड़ी से उतारकर सिर्फ चिता पर रखने के लिए 15,000 रुपए वसूले जा रहे हैं, लेकिन निगम प्रशासन दलालों को अंकुश लगाने में पूरी तरह नाकाम है। दलालों के इस बेशर्म धंधे का खुलासा तब हुआ जब एडीजे और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप सूत्रकार ने गुरुवार को शहर के 4 शमशानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वे शमशान के अंदर अपनी पहचान छिपाते हुए मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान सेक्टर 3 और सेक्टर 13 इलाके के शमशान में घोर लापरवाही देखी। दलालों की ओर से सिर्फ 15,000 सिर्फ कोविड बॉडी को गाड़ी से उतारकर चिता पर रखने के लिए लिए जा रहे थे। लकड़ी का खर्च और शव का अंतिम संस्कार का काम खुद मृतक के परिवार को करना पड़ रहा था। जो कि वहाँ पर चौकीदार के रूप में नियुक्त था, वो उस पर कई बार उन्होंने फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन उन्होंने रिसीव नहीं किया। इस पर वहाँ खड़े 3 व्यक्तियों ने हमें कहा कि क्या काम है, तो हमने कहा कि हमने अज्ञात कोविड मृतक का रिश्तेदार बनकर उनसे ये निवेदन किया कि हमें कोविड बॉडी का दाह संस्कार कराना है। तो उन्होंने कहा कि कोविड बॉडी का दाह संस्कार कराना है तो 15,000 रुपये लगेंगे, इसके अलावा सारा खर्च आपका होगा, लकड़ी का खर्च भी आपका होगा और हम तो केवल चिता पर रखने का काम करेंगे। हमने कहा कि रजिस्टर में एंट्री नहीं होगी, तो उन्होंने कहा कि रजिस्टर की आप चिंता मत कीजिए, हम मेहता जी से या श्याम जी से बात करके 3-4 दिन में वह भी करवा देंगे।
खबर अलवर से है, जहां लोटस डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में गुरुवार रात को अफरा तफरी का माहौल बन गया और इस अफरा तफरी के माहौल ने एक मरीज की जान ले ली। अचानक ऑक्सीजन पैनल खराब होने की खबर आई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और वहां मौजूद वेंटिलेटर के 5 मरीजों को सामान्य अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इस दौरान शिफ्टिंग में देरी होने के कारण एक मरीज की मौत हो गई। मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि अस्पताल लापरवाही के किसी आरोप को खारिज कर रहा है। कोरोना कोविड पॉजिटिव था और वो वेंटिलेटर पे थे लॉर्ड्स में। और आज कलेक्टर साहब ने ऑक्सीजन बचाने के चक्कर में लॉर्ड्स के सारे वेंटिलेटर खराब बता के बंद करवा दिए और सारे मरीजों की जान पे आ गई। हमें कहा कि तुम्हें यहाँ पे आईसीयू में खाली हो गया, तुम वहाँ पे चलो, तुम्हें शिफ्ट करेंगे। हमको लेके आए और एम्बुलेंस का सिलेंडर वहाँ पे कहीं पे शिफ्ट नहीं किया। हम गिड़गिड़ाते रहे और एम्बुलेंस का सिलेंडर भी यहीं पे खत्म हो गया। लॉर्ड्स में जो ऑक्सीजन का पैनल था तो उसमें थोड़ा खराबी आ गई थी, तो जैसी खराबी का पता लगा उसमें हमने उसको चेंज किया और उसके दौरान जो है कि हमने कुछ पेशेंट जो क्रिटिकल थे उनको यहाँ पे शिफ्ट किया। परिजनों का कहना है कि यहाँ सिर्फ परिचितों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। परिजनों ने जिला कलेक्टर समेत एडीएम प्रशासन और एडीएम सिटी अस्पताल प्रशासन से भी शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में न्यूज 18 को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद आखिरकार मरीज को इंजेक्शन लगाया गया। सरदार जी मैंने प्रशासन से गुहार लगा लिया, एसडीएम साहब, बीना महावर जी, सबके साथ मैंने हाथ जोड़ लिया, पर किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की। सुनवाई ना होने के बावजूद भी इन्होंने मेरे साथ ऐसा गेम खेला है कि मेरे मरीज का इंजेक्शन उठा के किसी दूसरे मरीज को लगा दिया है। मेरे मरीज के पास तो इंजेक्शन, मेरे तो कह रहे हैं तुम्हारे मरीज को तो लगेगा ही नहीं। भाई जब 2 आपने लगा दी तो 5 का कोर्स तो पूरा करो। मरीज मेरा है, अगर कुछ हुआ तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। और मेरे सामने ही मैं ठोक के दावा करता हूं कि मेरे सामने ही मेरे मरीज का इंजेक्शन नाम रख के दूसरे को लगाया है। इस चीज का स्वयं मैं गवाह हूं। उदयपुर से बड़ी खबर है, जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। 19.6 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर यह कार्रवाई हुई है। सोसाइटी ने लिया था फर्जी क्रेडिट इनपुट। जीएसटी विभाग की एंटी डिवीजन शाखा ने यह कार्रवाई की है। तो आपको बताएं कि जीएसटी की ओर से बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। जीएसटी विभाग ने कार्रवाई की है। उदयपुर में 19 करोड़ 6 लाख रुपए की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कार्रवाई हुई है। सोसाइटी ने एक फर्जी क्रेडिट इनपुट लिया था। जीएसटी विभाग की एंटी विजन शाखा ने यह पूरी की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी कार्रवाई जीएसटी विभाग की। हमारे साथ में कपिल श्रीवाली हमारे सहयोगी उदयपुर से फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे पूरे मामले को समझते हैं। कपिल, अक्सर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी विवादों में रहती है, अब की बार ये पूरा मामला क्या है? देखिए, जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके अनुसार जीएसटी विभाग द्वारा ये मॉनिटर किया जा रहा था कि किस तरह से जो बड़ी बड़ी फर्म है वो फर्जी इनपुट के जरिए जीएसटी चोरी कर रही है। पूर्व में भी कुछ बड़ी कार्रवाइयां उदयपुर जीएसटी की एंटी इवेंजन टीम ने की और इस बार भी ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, जिसमें आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा फर्जी क्रेडिट इनपुट के जरिए 19 करोड़ 6 लाख रुपए की जीएसटी की चोरी की गई थी। और जैसे ही जीएसटी की उदयपुर टीम को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और इन्वेस्टिगेशन करने के साथ ही कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई करते हुए 19 करोड़ 6 लाख रुपए की जीएसटी रिकवरी उदयपुर की टीम ने कर ली है। और इस समय अब जो अग्रिम कार्रवाई जीएसटी विभाग की इस मामले को लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। और भी जो सोसाइटी के दस्तावेज वो खंगाले जा रहे हैं। यदि और भी कुछ गड़बड़ियां मिलती है, फर्जी इनपुट के जरिए जीएसटी चोरी की बात सामने आती है, तो उसकी भी रिकवरी के प्रयास किए जाएंगे। जी दीपक। चलिए कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी कपिल श्रीवाली हमें बता रहे थे कि जीएसटी विभाग ने काफी लंबे समय से मॉनिटरिंग करी थी, जिसके बाद में विभाग ने पूरी की पूरी कार्रवाई को अंजाम यहां पर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।